की एक पॉलिसी थी कि जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा, उस पर अमल भी हुआ, लेकिन बीच में फिर प्रोसेस जो स्लो डाउन भी हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक रिसेंट एक पाकिस्तान की तरफ से एक मूव हुई थी जिसमें चाइना ने भी रोल प्ले किया अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करने के लिए, उसकी वजह से ये प्रोसेस जो है उसमें कोई हाल्ट या कोई इसको स्लो डाउन किया गया, या अभी भी जो पाकिस्तान के अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पॉलिसी है वो जारी है? जी, पॉलिसी तो जारी है और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। वो यही है कि हमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को वो जो एक हमारा रवायती फ्रेमवर्क था वो मतरूक हो गया। रवायती फ्रेमवर्क ये था कि जी दोनों तरफ पश्तून हैं, एक ही ज़बान बोलते हैं, कल्चर। हमें अब बिल आखिर ये आहिस्ता आहिस्ता रियासत को ये समझ आई है कि ये जो फ्रेमवर्क था ये मतरूक है और हमें अब अफ़गानिस्तान को बतौर एक हमारा हमसाया है खुद मुख्तार रियासत के डील करना है और उससे ये मुतालबा करना है कि वो भी हमें खुद मुख्तार रियासत के स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो आई थिंक वो हमें बहुत सारी जो है वो मुश्किल डालने के बाद अब बिल आखिर हम उससे पीछे हट गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अफगानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, हमें उसे डील करना है, हमसाया है, लिहाजा वो तो यू कैन चूज योर नेबर्स। लेकिन ये है कि हमें वक्त के साथ साथ ये जो पूरा सेटअप है, हम चाहेंगे अच्छे ताल्लुकात हो, हम चाहेंगे वहाँ हमारा उनके साथ तजारत हो, लेकिन बहरहाल जिस तरह हम दूसरे मुल्कों के साथ अपनी खुद मुख्तारी का, अपने बॉर्डर्स का, अपने कवानीन का दिफा करते हैं, हमें अफगानिस्तान के साथ भी वैसे ही करना है। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ खुर्रम साहब, वो जो पहले कामरान भी सवाल कर रहे थे, ईरान की जंग हो, ईरान इसराइल की या पाकिस्तान इंडिया की, जो ट्रेडिशनल जो फोर्सेस थी, कन्वेंशनल फोर्सेस थी, उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी आपने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल पे या सियालकोट की जो वर्किंग बाउंड्री है वहाँ पे हुआ, ये बेसिकली मिसाइलों की और जहाज़ों की जो जंग थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें, क्या दोनों ममालिक को, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया चलो अपनी पॉलिसी डिसीजन उनके खुद लेने हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फिर ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल फोर्सेज आपकी, क्या हमें इतनी ग्राउंड फोर्सेज की जरूरत है, या ये जो वसाइल हैं हम और तरफ भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि अब जो टेक्नोलॉजी है, वॉर का जो मोड है, वो सारा चेंज हो चुका है? जी, वो चेंज हुआ है, लेकिन इसराइल और ईरान के दरमियान तो 1500 किलोमीटर का फासला भी तो है ना जी। तो उनके लिए तो एयर वॉर ही जो थी वो सूटेबल थी। यहाँ तो चूंकि हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठे हैं और तो लिहाजा हमें अपना जो ग्राउंड डिफेंस है, जो कि ट्रेडिशनल डिफेंस है, टैंक्स के जरिए, आर्टिलरी के जरिए, बहरहाल उसे एक बेसिक सतह पर तो मेंटेन करना है और लिहाजा उतनी कमी नहीं हो सकती है क्योंकि ये रिसोर्सेज डाइवर्ट हो चुके हैं। ये ज़रूर है कि अब जो इसराइल ईरान ने साबित किया है कि जंग बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, मिसाइल्स के लिए लड़ी जाएगी। और जो बात एजाज साहब ने की, मैं इसे दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मिसाइल्स की जंग है वो चंद सेकंड्स का खेल है। हमारे पास वो जो कि जी ईरान ने मारा और उसके इतने मिनट लगे और वो फिर और आप ये भी देखिए कि इसराइल के पास बकौल उनके एक 4 लेयर डिफेंस था, उसके बावजूद एक बड़ी तादाद ईरानी मिसाइल्स की इसराइल में जाकर गिरी है, उनके शहरों तक भी गिरी है। तो लिहाजा वो जितना मर्जी, उन्होंने आयरन डोम भी था उनका जी, फाइनल डिफेंस हमारा आयरन डोम। पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने तो अभी अपने जो मिसाइल थे जो ठीक वाले वो तो अभी चलाए नहीं। अगर वो चलाते तो शायद मजीद जो S-400 है उसके लिए भी एक चैलेंज होता है। इजाज़ हैदर साहब, लेकिन मैं आपको ये बात, इसी रिस्ट्रेंट की दुनिया जिसको विजडम कह रही है, उसी की पूरी दुनिया को में इसके सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट। लेकिन जो विजडम की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजाज़ हैदर साहब, ये जो ईरान इसराइल की जंग के दौरान एक और डिबेट भी हमें देखने को मिली, इवन कुछ इसराइली कमेंटेटर्स और इंडियंस भी उनको एंडोर्स करते हैं कि ये ईरान के बाद अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की आनी। और हमारे यहाँ भी ये बहुत अरसे से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, क्योंकि हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर ताकत हैं कि जब तक पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इसराइल के लिए या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर हमने ये खबरें चलती सुनी देखी कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। डू यू जेन्युइनली बिलीव कि पाकिस्तान के लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकती है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से निपटने के बाद ये जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं लेड बाय इजराइल पाकिस्तान की तरफ वो देख सकती हैं इस एंगल से? देखिए, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तज्जिए के लिए आपको हकाइक की ज़रूरत होती है। अब उसके अंदर अगर आप एक टेपेस्ट्री वीव करना शुरू करें तो फिर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि जी चूंकि
जो है वो अमेरिका कभी भी मुत्तफिक नहीं रहा पाकिस्तान को, उसने तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को, तो इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। सवाल रीफ्रेज करने दें, रीफ्रेज करने दें। क्या ये, अगर मैं सोच लें कि ये मुमकिन है कि ईरान तो क्योंकि अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो यही कहता है हम तो बाकायदा तौर पर एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, अगर कल को डिसाइड भी कर लेता है, डू यू थिंक कि ये ऑपरेशनली पॉसिबल है कि आप किसी मुल्क को जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो उसको डीन्यूक्लियराइज कर सकें? नहीं, देखिए, जो एक रियासत जिसके पास जौहरी हथियार होते हैं ना, उसके ऊपर बाहर से हमला जो है वो बहुत मुश्किल होता है। वो रियासत जो है वो सिर्फ अंदरूनी तौर पर टूट सकती है, जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ। उसके लिए, इसीलिए हमारी रियासत को इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो हमारे अंदर दरारें हैं उनको जो है वो बढ़ाया ना जाए, बल्कि उनको किसी तरीके से पुर किया जाए, उनको जो है ना एक पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट के जरिए, लेकिन वो एक अलग बहस है। ईरान का जो प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम जो है वो उसके बारे में किसी किस्म की कोई जो है वो इंडिकेशन नहीं है कि वो वेपनाइज्ड प्रोग्राम है या वो वेपनाइजेशन की तरफ जाएगा। मैंने इसके बारे में तहरीर भी किया है कि ईरान जो है वो एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी, जो सलाहियत है, वो लाजमी हासिल करना चाहता है, लेकिन उनका 2003 का फतवा है, फिर 2010 में जो है उसका जो है वो उसको सप्लीमेंट किया कि हम जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहते। ये एक अलग बात है कि अब जिस किस्म के हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, उसके बाद जो है वो सोच जो है वो तब्दील हो सकती है यकीनन। हमने देखा यह है कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल चर्न जो है ना वो इस किस्म का है कि जिसमें वो हम स्कूल के ज़माने में कहते थे ना कि दौड़ अपनी अपनी, तो वो दौड़ अपनी अपनी के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी सलाहियत को बढ़ाएं, जो फौजी सलाहियत है, अपनी मईशत जो है उसको मजबूत। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो इजाज़ हैदर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की कि जो आपके जौहरी हथियार हैं वो बिल्कुल एक्सटर्नल थ्रेट है, उसको तो वो काउंटर और डिटर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आम तौर पर उन्होंने फॉर्मर सोवियत यूनियन की एग्जांपल दी कि खतरा आपकी अगर इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं तो वो फिर आपके लिए, उससे आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। हमारे यहाँ भी लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट के इश्यूज तो हैं आज भी, नो मैटर जितनी भी ज़ाहिर है कि आपकी गवर्नमेंट है उसको आप एक पोर्ट्रे करें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है, एक व्यू पाया जाता है कि ये गवर्नमेंट शायद उस तरीके से लेजिटिमेट भी नहीं है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। तो क्या इस जो भी हमें विक्ट्री मिली है भारत के खिलाफ, डू यू थिंक कि कोई रेकनिंग, कोई इंट्रोस्पेक्शन है विद इन दी पॉलिसी मेकर्स कि हमें अपने जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी ठीक करना है, क्योंकि जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका जो एक्सटर्नल जो दिफा है वो मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जौहरी हथियार के हवाले से कहना चाहता हूँ कि हालिया तारीख में 3 ममालिक थे जिन्होंने मगरबी दबाव में आकर या एग्रीमेंट की वजह से अपने जौहरी प्रोग्राम को कम किया या ख़त्म किया, ईरान, यूक्रेन और लिबिया, और तीनों का हाल देख लें क्या हुआ। लिहाजा पाकिस्तान का जो जौहरी डिटरेंट है वो हमारी बहुत ही पहली नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, क्योंकि जिन्होंने कम किया तमाम तर उनको गारंटीज दी गई थी मगरिब की तरफ से, लेकिन वो ममालिक आज जंग का शिकार हुए, तो लिहाजा हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। जो बात आपने की रेकनिंग यही है जी कि हमें हमारे सामने बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी कैंपेन, अभी आपको मालूम है कि हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के 13 सिपाही जो हैं अभी चंद दिन पहले शहीद हुए, तो लिहाजा वो थ्रेट रियल है। और ये जो रेकनिंग है वो यही है कि हमें जो बलोचिस्तान और केपी के जो मसाइल हैं उनको भी रिजॉल्व करना है, और उसका भी कोई सियासी और मुआशी हल तलाश करना है, और साथ ही ये जो अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी फतह मिली है, तो ये मौका है, और मैं अभी भी मुंतज़िर हूँ कि वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम जो है इस मौके को। कैदी 804 का मसला भी नहीं हल करना आपने जी, कैदी 804 से बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत में ग्रोथ लेकर आना है, पाकिस्तान के जो नौजवान मर्द ख़वातीन हैं उनके लिए नया रोजगार पैदा करना। हल किए बगैर आपको लगता है कि यू कैन अचीव दैट? जी नहीं, वो मसला तो आप देख रहे हैं ना कि वो सियासी मामला है, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो 21वीं सदी में तो आप वो तो रहेगी, वो तो अब हिस्सा है हमारी जिंदगियों का, तो हमें उसको साथ लेकर चलना है। और बहुत सारे ऐसे इशूज जो शायद
निगोशिएशन में जब वो बैठे हुए थे मेज पर आकर, अगर वो टेबल पर रखते जिसमें ये अभी मखसूस रिश्तों का मामला है, तो इतना वक्त था कि उनको लेजिस्लेट करके इसके ऊपर कोई प्रॉपर सोल्यूशन दिया जा सकता। लेकिन जब एक जमात जो है मुस्तकिल तौर पर तसादुम ही चाहती हो, सड़कें ही गर्म करना चाहती हो, रेंजर्स को शहीद करना चाहती हो, तो फिर जो है वो मामला नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। साहब आपकी बात ठीक है, कोई भी सूरत हाल हो उसमें आखिरी जो बात होती है वो मुज़ाकरात की होती है, चाहे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या ईरान इसराइल की। इजाज़त साहब आपके व्यूज़ चाहिए होंगे आखिरी जो चंद लम्हात है हमारे पास, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है, आप क्या देख रहे हैं? ये एक टेम्परेरी फेज है और क्या चीन को इसके ऊपर कोई कंसर्न होना चाहिए? क्योंकि हमने अगर वॉर जीती है तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसके बाद अगले दिन हम अमेरिकन जो हमारा झुकाव था अपेरेंटली वो अमेरिका की तरफ हो गया। देखिए बात यह है कि जो आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप जो है अपने सारे अंडे जो है वो किसी एक बास्केट पे ना डाल दें। तो ये तो हमने जो है हमारी एक पॉलिसी रही है, इसका इजहार भी होता रहा है लगातार कि हम ना तो किसी एक कैंप में हैं ना किसी दूसरे कैंप में हैं। हमने तो सीपैक के हवाले से भी अमेरिका को भी ये कहा था कि जी आपके इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं तो वो जो है ना बड़े शौक से आएँ और इसका हिस्सा बने। तो टू दैट एक्सटेंट तो बात जो है ना इसमें कोई मुझे ऐसी बात नहीं लगती। लेकिन, और ये लेकिन जो है ये बहुत अहम है, वो ये है, और ये आपके पिछले सवाल के साथ जाके जुड़ जाता है जो आपने खुर्रम साहब से किया। देखिए बात ये है कि ये हुकूमत जो है, आपने कहा कि कई हवालों से सवालात उठते हैं कि ये लेजिटिमेट है भी या नहीं। देखिए बात ये है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दिस गवर्नमेंट इज नॉट लेजिटिमेट। इसके बहुत सारे शवाहिद हैं। खुर्रम साहब मेरे बहुत देरीना पुराने दोस्त हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि एक बेस लाइन होती है ना कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जिस चीज़ का इजहार किया 8 फरवरी को, वो गलत उनकी चॉइस है या दुरुस्त है वो एक अलग बहस है, लेकिन उनकी जो चॉइस थी वो उनको नहीं मिली, तो वहां से सारे फसाद की बुनियाद जो है वो पड़ जाती है। तो ये बात हो गई। अब चूंकि उसमें फिर शफाफियत नहीं होती, हमें नहीं मालूम कि फैसला कौन कर रहा है, क्योंकि ये पार्लियामान जो है या ये जो हुकूमत है ये तो एक शेल कंपनी की तौर पे काम कर रही है। अभी पिछले दिनों में देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू एक किसी टीवी के ऊपर, जिसपे वो मॉडरेटर ने पूछा कि जी हम जो है वो अब HQ-19 ले रहे हैं, अब हम जो है वो K-500 ले रहे हैं। वो वज़ीर दफ़ा है, कहने लगे मुझे इन चीज़ों की तकनीकी मामलात का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हम कुछ ले रहे हैं। अब बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि वजीर दिफा जो है पाकिस्तान की तारीख में बदकिस्मती से हमेशा जो है वो एक वैसे एक पोर्टफोलियो है जिसका फंक्शनिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यही मामलात जो है ये हुकूमत के बाकी इजाज़त साहब वक्त क्योंकि बिल्कुल कम है, क्योंकि इट रिक्वायर्स मेरे ख्याल में फुल सेशन, और अनफॉर्चुनेटली खुर्रम दस्तगीर साहब के पास भी अभी टाइम हमारे पास नहीं बचा कि वो रिस्पॉन्ड कर सकते। बट ऑफ कोर्स जब हम एनालाइज करते हैं अपनी सक्सेसेस को, तो आई थिंक कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनके ऊपर भी बात करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और उसको रहना चाहिए। यही जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज होती हैं, तगड़ी सोसाइटीज होती हैं, उनका एक खासा होता है। आज के द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।